हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी एनडीए नेट हिंदी के प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए एक अभ्यास प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। और इस प्रश्न पत्र में कुल 20 प्रश्नों को हमने शामिल किया है और वे सभी 20 प्रश्न आपके सिलेबस के सभी इकाइयों से जुड़े हुए हैं। और कोशिश ये है कि जो यूजीसी एनडीए नेट के नए पैटर्न पर सवाल पूछा जा रहा है उसी को आधार बनाते हुए हम भले ही कम प्रश्नों पर अध्ययन करें और अभ्यास करें, लेकिन सॉलिड तरीके से उसको हम समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं, देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन खड़ी बोली और बघेली, बी खड़ी बोली बुंदेली, सी अवधी ब्रजभाषा, डी अवधी बघेली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां शामिल हैं उसमें सही जवाब है खड़ी बोली और बुंदेली भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन दिया गया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था कहा जाता है पाली को, द्वितीय अवस्था है प्राकृत, तृतीय अवस्था है अपभ्रंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है ए आमलक, बी आग, सी अचरज, डी अनाज। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आमलक। आमलक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द है वो है आंवला। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, कैंची शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन दिया गया है अरबी, तुर्की, फारसी, स्पेनिश। सही जवाब है कैंची शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं। ऑप्शन ए वर्णानुक्रम, बी अनुक्रम, सी विधेयवादी, डी साधारणीकरण। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वर्णानुक्रम, अनुकरण, विधेयवादी, साधारणीकरण। अब इसमें से बताना है कि उपयुक्त में सही कथन है। ऑप्शन एक ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन दो ए और सी, ऑप्शन तीन बी और डी, ऑप्शन चार सी और डी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो ए और सी, यानी कि वर्णानुक्रम और विधेयवादी जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वो क्या है? साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं। बाकी जो दो शब्द इसमें दिए गए हैं वो सब क्या हैं? सिद्धांत हैं, अनुकरण और साधारणीकरण। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ए और सी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में है। ऑप्शन दिया गया है ए आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है, ऑप्शन बी प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य का है, सी प्रकरण 3 देश भाषा काव्य का है, डी अनिर्दिष्ट लोक वृत्ति का उल्लेख प्रकरण 2 में है। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन एक है ए और बी, बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। देखिए ऊपर जो चारों चीज़ दिया गया है, तीनों चीज़ कि आदिकाल 4 प्रकरणों में है, प्रकरण 2 का संबंध अपभ्रंश काव्य से है, 3 का संबंध देश भाषा काव्य से सही है, और जो अनिर्दिष्ट लोक वृत्ति का उल्लेख प्रकरण 1 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास के किस प्रकरण में है? ऑप्शन दिया गया है प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। इसका जो सही जवाब है प्रकरण 2 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, बल्भाचार्य के शिष्य हैं। बल्भाचार्य के शिष्य कौन है? ऑप्शन दिया गया कुंभन दास, बी नंददास, सी सूरदास, डी चतुर्भुज दास। अब इन विकल्पों के आधार पर 4 और विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त कथन में सही है। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन ए और डी,
ऑप्शन बी और सी। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कुंभन दास और सी सूरदास। ठीक है, तो ए और सी ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा। और बाकी अब अष्टछाप के कवियों को जानते हैं कि 4 शिष्य विठलनाथ के हैं और 4 शिष्य बल्लभाचार्य के हैं। तो उन शिष्यों से संबंधित इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कमेंट्स भी कर बताइए कि प्रश्नों का जो स्तर है वो किस तरीके का है। लग तो रहा है कि यूजीसी एनटीए नेट की जो नई परीक्षा प्रणाली है उसी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कवि हैं। ऑप्शन दिया गया है 4, केशव, घनानंद, बिहारी, बोधा। अब इनके आधार पे हमें सही कथन बताना है कि कौन से हैं। ठीक है, सही कथनों में पूछा गया है ए और बी, बी और सी, सी और डी, या फिर बी और डी। तो जो मैंने इसमें नाम लिया, केशवदास रीतिमुक्त में नहीं आते हैं, घनानंद है और बोधा, यानी कि बी और डी जो ऑप्शन है वो सही होगा। इस तरीके से हम देख लेते हैं कि बी और डी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, तो एक तरीके से प्रैक्टिस के लिहाज से इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए अभ्यास करना जरूरी था। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु आधुनिक काल के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन बी मैथिली क्षण गुप्त राष्ट्रकवि हैं। सी जयशंकर प्रसाद उपन्यास सम्राट हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कथाकार हैं। इसका जो सही जवाब है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद उपन्यास सम्राट नहीं है, बल्कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के सिद्धांत हैं। ऑप्शन दिया गया है अनुकरण, उदात्त, कल्पना, विरेचन। अब उसके आधार पर 4 और विकल्प दिए गए हैं कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो अरस्तु के सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनुकरण और विरेचन, यानी कि ए और डी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित है। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए उदात्त का सिद्धांत प्लेटो का है। काव्य भाषा का सिद्धांत कालरीज का है। कल्पना का सिद्धांत वर्ड्सवर्थ का है। मूल्य एवं संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड्स का है। तो देख रहे हैं आप कि जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, बाकी जो ऊपर के 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो सब गलत हैं, यानी कि मूल्य एवं संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड्स ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भरत के अनुसार अलंकार है। अमूमन भरत से संबंधित रस से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलंकार के बारे में पूछा गया है कि भरत ने किन किन अलंकारों के बारे में चर्चा की है। तो जब आप नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने 4 अलंकारों के बारे में चर्चा किया है। अब उन्हीं में से हमें बताना है कि कौन से अलंकार हैं। ऑप्शन दिया है ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी वक्रोक्ति, डी दीपक। ठीक है, तो जो भरत ने दिया था 4 अलंकारों का नाम है, एक फार्मूला के थ्रू आप याद कर सकते हैं, उर्डी, यानी कि उपमा, रूपक, दीपक और यमक। तो आप देखिए कि इसमें ऑप्शन में आपका कौन सा सही हो रहा है। उपमा और दीपक हैं, यानी कि ए और डी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सात्विक भावों की संख्या है 4, 6, 8, 10। तो सही जवाब है 8। तो कई बार वन लाइनर सवाल भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ टिक इसी तरीके से अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत विधा है, यानी कि 4 रचनाओं का नाम दिया गया है, उसमें से एक असंगत है यानी कि भिन्न है। ऑप्शन ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी शेखर एक जीवनी, सी अजय की डायरी, डी नीलम देश की राजकन्या। तो इसमें असंगत विधा कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो नीलम देश की राजकन्या क्या है? आपकी कहानी है जैनेन्द्र की, और बाकी जितनी भी रचनाएं ऊपर दी गई हैं सब क्या हैं? उपन्यास हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, नई आलोचना से जुड़े विचारक हैं। ऑप्शन दिया गया है इलियट, अरस्तु, लोंजाइनस, कॉलरिज। अब इन विकल्पों के आधार पर हमें बताना है कि उपयुक्त में सही कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है केवल ए, केवल बी और सी, केवल सी, केवल ए और बी। तो इसका जो सही जवाब है इलियट नई आलोचना से जुड़े हुए विचारक हैं, यानी कि ऑप्शन 1 है केवल ए। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा।
प्रीप्रवास के किस सर्ग से उद्धृत है? ऑप्शन दिया गया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका जो सही जवाब है प्रथम सर्ग से संबंधित है ये जो पंक्ति ली गई है। और प्रीप्रवास में कुल 17 सर्ग हैं। इसकी रचना सन 1914 ईस्वी में हुई थी और इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हरिऔध द्वारा लिखित ये महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन दिया गया है कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, बाला बोधिनी। अब इन 4 विकल्पों के आधार पर हमें सही विकल्प चुनने हैं। तो ऑप्शन दिया गया है 4। पहला ऑप्शन है ए और बी और सी, बी और डी, ए और डी। तो परीक्षा के दौरान आप तुरंत अपने रफ पे इसको लिख लेंगे या फिर मिला भी सकते हैं जल्दी से। कवि वचन सुधा है और बाला बोधिनी, यानी कि ए और डी जो ऑप्शन है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न है। कौन सा भिन्न है? ऑप्शन दिया गया है सूरदास, नंददास, सुंदरदास, कृष्णदास। तो इसमें भिन्न कौन है? सुंदरदास जो कि संत कवि के अंतर्गत आते हैं और बाकी जो भी हैं ये कृष्ण भक्त कवि हैं और अष्टछाप से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बीना के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है विरोधाभास, असंगत, व्यतिरेक, विभावना। तो बीना के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला अलंकार को कहा जाता है विभावना अलंकार। तो इस तरीके से हमने यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित लगभग सभी इकाइयों से प्रश्नों को छूने का प्रयास किया और उसके स्तर को भी बरकरार रखने की कोशिश की। तो कमेंट्स कर बताइए कि ये जो 20 प्रश्न थे कैसे थे, और आगे भी हम इसी तरीके के प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नए अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।